नमस्कार मित्रों, मैं नरपत सिंह सुपर 7 की तरफ से आज आपके सामने एक शीर्षक प्रस्तुत है, सिकंदर का आक्रमण। जो प्राचीन भारत के इतिहास में मुख्यतः जो पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है वो सिकंदर का माना जाता है। इससे पहले भी आक्रमण हुए हैं जो मुख्य है, जिससे भारत भूमि के लिए कुछ गतिविधियां चेंज हुई, परिवर्तित हुई। तो जो चीजें परिवर्तित हुई उसके कारण इसको जो बहुत पहला आक्रमण माना जाता है, विदेशी आक्रमण, जिसके कारण भारत की पृष्ठभूमि, भारत की जो भी क्रियाकलाप वो थोड़े बहुत प्रभावित हुए विदेशियों से, सिकंदर का माना जाता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर था कौन? सिकंदर यूनान का रहने वाला था। यूनान जिसमें एक जगह पड़ती है मकदूनिया, वहां का मकदूनिया के जो शासक थे फिलिप द्वितीय, सिकंदर के पिता थे फिलिप द्वितीय। ठीक है। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस था। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व, 20 जुलाई 356 BC 356 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। तथा 336 ईसा पूर्व में इसने अपना शासन ग्रहण किया था, राजकार्य ग्रहण किया था। ठीक है। और 336 में इसने शासन ग्रहण किया तथा भारत पे आक्रमण किया इसने 326 ईसा पूर्व के करीब। ठीक है मित्रों। सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाना था, रुखसाना। अब मित्रों, ये तो हुई सिकंदर के बारे में बेसिक, माता कौन थी, पिता कौन थी, पत्नी कौन था, कब राजा जन्म हुआ और कब राजा बना। सिकंदर का आक्रमण ये हुआ क्यों? सिकंदर वर्तमान में यूनान, जहां यूरोप में पड़ता है, वहां से भारत इतना दूर, और इतने साल पहले सिकंदर को ऐसा क्या आभास हुआ कि भारत पर आक्रमण करे, या क्या चीजें मिली? तो इसकी कुछ पृष्ठभूमि है, कुछ कारण रहा हुआ होगा। तो मित्रों ऐसा है, लगभग 520-525 ईस्वी के ईसा पूर्व के करीब जो भारत में पश्चिमोत्तर भारत है, जहां अपना ये पाकिस्तान वर्तमान पड़ता है, यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ ये राज्य अलग अलग भागों में विभक्त थे। ठीक है। हर राज्य अपना अलग अलग राज्य कर रहा था। तब वहां क्या हुआ, ईरानी शासक दार्यवाहु, जिसको देरियस भी बोलते हैं, देरियस ने, जो ये ईरान का शासक था, कहाँ का? ईरान का शासक दार्यवाहु देरियस पश्चिमोत्तर भाग में जो विखंडित उसको मिला गया, अलग अलग राजा सब अलग अलग अपना काम कर रहा था। तब इसने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भाग पे आक्रमण किया। ठीक है। 516 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया तथा उस प्रदेश को विजित कर लिया। इस प्रदेश को विजित करने के बाद ईरान का तथा अपने पश्चिमोत्तर भाग का जो भी संस्कृति हुई, जो भी आदान प्रदान हो गया व्यापार का, वो चलता रहा 200 साल तक। तो इसके द्वारा ईरान से यूनानियों का संपर्क था, ईरान का और यूनानियों का आपस में संपर्क था, तथा ईरान का और पश्चिमोत्तर भारत का आपस में संपर्क था। ठीक है। तो 200 सालों तक यूनान वासी जितने थे, उन्होंने 200 सालों के अंतराल में भारत के बारे में जान लिया कि भारत एक ऐसी जगह है जहां अपार धन संपदा और यहाँ अनेक धनी लोग हैं। ठीक है। तो यूनानियों को 200 सालों में इतनी जानकारी हो गई कि यूनानी चाहते थे कि कहीं न कहीं हम भी इस क्षेत्र या इस भूभाग पे अधिकार करें, तो हम भी धन संपन्न हो जाएंगे, जो हो जाएंगे। तो यूनानियों में फिलिप द्वितीय का बेटा सिकंदर, जब वो भी एक विश्व विजय की कल्पना के साथ, विश्व विजेता का अपना सपना लेके आगे बढ़ना शुरू हुआ, तब उसने सबसे पहले मिस्र को जीता, मिस्र के बाद इराक को जीता, इराक को जीतने के बाद ईरान को जीता। ठीक है। इनको जीतने के बाद वो भारत की ओर बढ़ा, और उस समय जैसे 326 ईसा पूर्व में भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था वो भी ऐसे टूटा फूटा था, उसमें भी सब अपने अपने टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ राजतंत्र और जो कबीलाएं, राजतंत्रों में तथा कबीलों में अलग बटा हुआ भारत था। पश्चिमोत्तर भारत जो भी था वो अलग अलग कबीलों में और राजतंत्रों में बटा हुआ था। तो सिकंदर को भी एक ऐसे ही मौके की तलाश थी। वो तो विश्व विजय चाहता था, लेकिन उसको एक ऐसे मौके की तलाश थी कि वो भारत पर आक्रमण कर सके। तो उस समय इतना कुछ जानकारी नहीं थी। तो यूनान से, ईरान से जो ये रास्ते थे, इनमें यही 1 2 3 4 रास्ते जो जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो जो सिकंदर ने आक्रमण किया, वो जो अपने उत्तर पश्चिम में ये हिंदू का सुलेमान रेंज, जो किरथर रेंज वगैरह पड़ती है, उसमें एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। क्या? खैबर दर्रे को सिकंदर ने पार करके भारत पर आक्रमण किया।
भारत पर उस समय उस तरफ दो राजा अपना राज्य शासन चला रहे थे। एक तो था तक्षशिला पे महाराजा आम्बी, ठीक है, और एक था पोरस। जो पोरस का राज्य का नाम कहीं नहीं मिलता है, वो पोरस का झेलब और चिनाब के मध्य राज्य था, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण पे आम्बी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पोरस, ठीक है, पोरस कभी भी अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। उसने कहा मैं सिकंदर का सामना करूंगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा पोरस पे आक्रमण में आम्बी ने सिकंदर की सहायता की। पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ उसको झेलम का युद्ध तथा हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है मित्रों। बहुत घमासान युद्ध हुआ। सिकंदर भारतीय राजा की जो वीरता देख के अचंभित हो चुका था। सिकंदर के जितने भी सैनिक थे वो भारतीय राजा तथा भारत के जितने भी सैनिक थे उनके जो साहस को देख के टूट चुके थे। मुख्य चीज ये हुई कि सिकंदर इस युद्ध में विजय हुआ। विजय होने के भी 2-3 कारण माना जाता है कि सबसे ज्यादा पोरस ने हाथियों का तथा रथों का उपयोग किया, और उस दिन जिस दिन युद्ध हुआ उस दिन बारिश होनी थी, और बारिश के कारण दलदली क्षेत्र के कारण हाथी और रथ आगे नहीं बढ़ पाए, जिसके कारण सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर के सैनिक इस विजय से इतने टूट चुके थे कि वो इसके बाद आगे बढ़ना नहीं चाहते थे तथा उन्होंने सिकंदर को मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता था, कहीं ना कहीं उन्होंने सबके बारे में सुना था कि गंगा के मैदानों में एक विस्तृत भूभाग में फैला एक साम्राज्य है जो बहुत शक्तिशाली है, तो वो उसके डर से भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उनके डर को दूर करने के लिए सिकंदर ने एक बार बोला था, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन है और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ये अगर सिकंदर ने बोला तब भी उसके सैनिकों में वो रोष उत्पन्न नहीं हुआ कि ये हम आगे बढ़े। तब उसके सैनिकों ने मना कर दिया और सिकंदर वहां पोरस से अपना जीता हुआ राज्य पोरस को वापस दिया तथा वहीं से लौट गया। वापस लौटते टाइम जितने बीच में जगह क्षेत्र पड़ रहे थे सिकंदर ने उनको जीता तथा बेबीलोन चला गया। बेबीलोन में वापस जाते टाइम बेबीलोन नामक जगह में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है मित्रों, मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व। सिकंदर ने जितने भी क्षेत्र जीते थे उनको 3 भागों में विभक्त किया। ठीक है, 3 भागों में विभक्त करके वहां के जो अधिकारी थे 3 यूनानी अधिकारियों को वहां का शासनकार दे दिया। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे मित्रों? तो एक तो पड़ता है सिकंदरिया। 2 क्षेत्र सिकंदरिया नाम से माने जाते हैं मित्रों। ठीक है, एक सिकंदरिया पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, और एक भूभाग ये झेलम वाला पोरस इनको दे दिया मित्रों। ठीक है, अब सिकंदर का आक्रमण हुआ तथा भारत पे विजय प्रहार करके सिकंदर चला गया वापिस और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई तथा सिकंदर का जो सपना था वो टूट चुका था। सिकंदर मित्रों, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा। कितने? 19 महीने। ठीक है, 326 से 325 ईसा पूर्व भारत में रखा। ठीक है, और इन जीते हुए भागों को उसने अपने 3 जीते हुए भूभागों को उसने 3 भूभागों में बांट दिया। ठीक है, एक काबुल बांध लो। ठीक है, एक काबुल, एक झेलम जो इसने हराया था, दूसरा बुफेकौल जो अफगानिस्तान में पड़ता है मित्रों। ठीक है, ये सिकंदर ने अपने जीते हुए प्रदेशों को 3 भूभाग में बांट दिया। ठीक है, इसके बाद सिकंदर वापस चला गया और सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई। अब ये तो सिकंदर का आक्रमण हो गया, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के कारण भारत पे क्या प्रभाव पड़े, जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े उनको मैं बताना चाहूंगा। आप सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में प्राचीन यूरोप तथा प्राचीन भारत के जो निकटवर्ती है वो संपर्क आपस में हुए, क्योंकि ये यूनानी था। ठीक है, और यूनानी इसके साथ कुछ ऐसे इतिहासकार भी साथ में आते होंगे जो इनके लेखा जोखा रखते होंगे, उनके द्वारा इतिहासकार आए, जिसके कारण भारत और यूनान के बीच में पुराने प्राचीन संपर्क स्थापित हुए। ठीक है मित्रों, दूसरा, सिकंदर ने जब आक्रमण किया तब आया अलग मार्ग से, खैबर दर्रा से तथा गया दूसरे रास्ते थे। तो जो सिकंदर के आक्रमण के कारण 4 विभिन्न स्थल मार्ग तथा जल मार्गों का पता चला कि किन किन कारणों से कौन कौन से रास्तों से हम आया जा सकता है, जाया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा
विभिन्न उपनिवेश स्थापित किए गए, ये भी प्रभाव माना जाता है। तथा सिकंदर ने जाते समय वापिस रास्ता खोजने के लिए अपने मित्र निरियाकस से सिंधु नदी के तट से लेके फारस नदी के तट तक हिंदू अपने भारत के लिए रास्ता, समुद्र तट कौन सा, वो खोजने के लिए एक सेना भी भेजी थी सिकंदर ने निरियाकस के द्वारा। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के कारण जब उसने पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया तब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और सब छोटे छोटे राजा महाराजा राज करते थे। इसने क्या किया, मगध का जो भी अगले राजा महाराजा थे उनको पश्चिमोत्तर भारत में यानी एक टूटा फूटा और एक निर्बल राज्य मिले, उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। किसने? सिकंदर के आक्रमण ने। जो मगध का जो राज्य है वो पश्चिमोत्तर भारत में आसानी से स्थापित हो सके। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के कारण भारत को पश्चिमोत्तर भाग की तथा उससे उधर के इराक ईरान के भाग की जानकारी मिलती है, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के कारण यूनानी इतिहासकारों के संपर्क में भारतीय इतिहासकार आए, यूनानी इतिहासकारों के संपर्क में। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों के संपर्क में आए। और एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई तब चंद्रगुप्त भी कहीं न कहीं घनानंद की मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था कि घनानंद को मार के वहां राज्य कार्य स्थापित करना। तो चंद्रगुप्त कहीं न कहीं जानकारी उनको इधर उधर से मिल रही है। चंद्रगुप्त सिकंदर के कार्यों से प्रभावी हुआ तथा उसने अपनी कार्यप्रणाली में सिकंदर के द्वारा जो कार्यप्रणालियां या जो प्रयास किए गए थे उनके प्रयासों को अपने यहाँ प्रभावी ढंग से लागू किया, वो चंद्रगुप्त ने किया। तो मुख्य मित्रों ये था सिकंदर तथा सिकंदर के द्वारा आक्रमण, वापिस जाना, उसके द्वारा कबीले स्थापित करना तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकंदर के आक्रमण के कारण भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े, वो प्रभाव यहाँ हमने आपको बताया। मित्रों आप इसका अच्छे से नोट्स बना लें और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।